मैं करोड़ों की जायदाद की एक अकेली वारिस थी। पापा ने मेरे लिए एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का ढूंढा ताकि वो मेरी रिस्पेक्ट करेगा। फिर हमारी शादी हो गई। शादी के बाद सब बिजनेस मेरे पति ने संभाल लिया। एक दिन अचानक पति अपनी विधवा बहन को घर ले आया और रात को मैं उसके कमरे से अपने पति को निकलते देखती। एक दिन मैं रात को पति के पीछे गई और पति ने जो अपनी बहन के साथ किया, मेरी तो पैरों से जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरा पति दफ्तर गया हुआ था और मैं घर के नौकरों के पीछे पीछे थी। घर का सारा काम मैं खुद अपनी निगरानी में करवाया करती थी। मुझे सुकून से बैठने की आदत नहीं थी। शादी से पहले मैं अपने पापा का कारोबार उनके साथ मिलकर संभालती थी, लेकिन शादी के बाद मैंने अपने घर को संभालना शुरू कर दिया था और कारोबार से खुद को फ्री करवा लिया था। मेरा पति विशाल बहुत ही पढ़ा लिखा और काबिल इंसान था। उसने बहुत ही अच्छे तरीके से सारा कारोबार संभाल लिया था और मुझे सभी फिक्रों से आज़ाद कर दिया। मैं और विशाल मुझे मिले एक बहुत बड़े बंगले में रहते थे और हमारी शादी को 4 महीने ही गुजरे थे। ये 4 महीने मेरी ज़िंदगी में बहुत ही खुशी भरे थे। विशाल ने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था। मैंने मेड से कहकर विशाल के लिए खाना तैयार करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो दोपहर के खाने के लिए भी लौट कर आते थे। विशाल के आने से पहले मैं भी तैयार हो गई। मैंने सोचा था कि आज मैं उन्हें ऑफिस वापस नहीं जाने दूंगी, बल्कि उनके साथ कुछ शॉपिंग करने के लिए जाऊंगी। विशाल जब वापस आए तो वो अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ एक औरत भी थी जिसे मैं पहली बार ही देख रही थी। विशाल ने मुझे बताया कि उनकी विधवा बहन अंजू है, जो अपने ससुराल वालों के साथ गुजारा कर रही थी, लेकिन अब उनके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया है और विशाल के सिवा उसका कोई नहीं है। इसलिए वो मजबूरन अंजू को हमारे घर वापस ले आए है ताकि वो हमारे साथ रह सके। वह जितने प्यार और इज्जत से मेरी तरफ देखते हुए पूछा, प्रज्ञा, अगर मैं अपनी बहन को तुम्हारे घर में रख लूं तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगा? तुम चाहो तो हम अंजू को 7 क्वार्टर में जगह दे देते हैं, लेकिन मेरी बहन का मेरे सिवा और कोई सहारा नहीं है, इसीलिए मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। पहले ही उसको वक्त ने बहुत तकलीफ दिए हैं और जवानी में ही अपने पति की जुदाई का अकेलापन झेलने पर मजबूर है। मैं इसे खुद से दूर नहीं कर सकता। विशाल की आंखों की नमी देखकर मैं तरफ उठी। मैंने नाराजगी का जाहिर करते हुए कहा कि विशाल, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी बहन मेरी भी कुछ लगती है, और भला मैं अपनी ननद को 7 क्वार्टर में क्यों जगह दूंगी? हमारा इतना बड़ा बंगला है, बहुत सारे कमरे खाली पड़े हैं। आप जो चाहे अंजू को वह कमरा दे सकते हैं। मेरी बात सुनकर विशाल का चेहरा खिल उठा। वो मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा कि प्रज्ञा, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। मैंने उससे कहा कि अगर आपने एक बार भी ऐसी बात कही तो मैं आपसे पूरी तरह नाराज हो जाऊंगी। मैंने आगे बढ़कर अंजू को भी गले से लगाया और विशाल से कहा कि आप इसे अपने कमरे में ले जाएं। मैं सबके लिए खाना लगाती हूँ। विशाल ने अंजू को हमारे बराबर वाले कमरे में जगह दे दी। अब मैंने सबके लिए खाना लगा दिया। थोड़ी ही देर में विशाल और अंजू भी खाने के लिए चले आए थे। मैं विशाल की बहन के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और ना ही शादी से लेकर आज तक विशाल ने कभी अपनी किसी बहन का जिक्र किया था। विशाल की बहन बहुत ही मासूम और खूबसूरत सी थी। वो सर झुकाए बैठी खाना खा रही थी और मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी, ये किस्मत ने इस बेचारी पर कैसा सितम ढाया है। भरी जवानी में ही विधवा हो गई और कोई सहारा भी नहीं बचा। थोड़ी देर के बाद जब विशाल मेरे कमरे में आए तो मैंने उनसे पूछा कि आपने आज तक कभी भी मुझसे किसी बहन का जिक्र नहीं किया। आपकी बहन तो बहुत ही प्यारी है। आप मुझे पहले ही इसके बारे में बताते तो हम खुद उसे उसके ससुराल से यहाँ ले आते। वो कहने लगे कि अंजू ने अपनी पसंद से शादी की थी और पापा और मम्मी की मृत्यु से पहले ही अंजू से सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे। कुछ दिनों पहले ही मुझे पता चला कि अंजू विधवा हो गई है और मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं उससे मिलने के लिए चला गया और उसके ससुराल वालों के व्यवहार देखकर मैंने यही फैसला किया है कि मैं उसे अपने साथ ले आऊं। मैंने विशाल के कंधे पर सर टिकाते हुए कहा कि आप बहुत अच्छे हैं और आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। आपकी बहन को हमारे घर में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। मैं उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूंगी। विशाल मुस्कुराकर कहने लगे कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेरी और विशाल की शादी मेरे पापा की पसंद से हुई थी।
मेरे पापा के दफ्तर में विशाल एक इंजीनियर की नौकरी करते थे और पापा को उनकी ईमानदारी, मेहनत और लगन बहुत ज़्यादा अच्छी लग गई थी। मैं पापा की फैक्ट्री संभालती थी और पापा दफ्तर में बैठते थे। मेरी भी विशाल से कई बार मुलाकात हुई थी, लेकिन उस वक्त मुझे ये पता नहीं था कि विशाल मेरी ज़िंदगी के हमसफ़र बन जाएंगे। जब पापा की तबीयत कुछ खराब हो गई और पापा को लगा कि अब उन्हें मेरी शादी कर देनी चाहिए ताकि वो मुझे अपने घर में खुश देखकर सुकून हासिल कर सके, तब पापा ने मेरे रिश्ते देखने शुरू कर दिए। अपनी ही बराबरी में रिश्ते देखते ही देखते कुछ वक्त गुजर गया, लेकिन पापा को कोई लड़का समझ न आया, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अमीर थे और हमारी जैसी फैमिलीज में ज़्यादातर लड़के पसंद की शादियाँ करते हैं या फिर गलत हरकतों में हो जाते। फिर ना जाने क्यों एक दिन पापा ने अचानक ही विशाल को मेरे लिए चुन लिया। जब पापा ने मुझे विशाल के बारे में बताया तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो किसी भी तरह हमारी बराबरी का नहीं था। लेकिन पापा कहने लगे कि बेटा, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है और बहुत शरीफ लड़का है। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी कदर करेगा और कभी तुम्हारे साथ बुरा करने के बारे में नहीं सोचेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी किसी ऐसे ही इंसान से हो जो तुम्हारी कदर करे। विशाल से भी अच्छा मुझे और कोई नहीं लगा जिससे मैं तुम्हारा रिश्ता तय कर सकूं। तुम मेरे करोड़ों की जायदाद की मालिक हो। विशाल एक समझदार और मेहनती इंसान है। वो तुम्हारे साथ मिलकर मेरे कारोबार को भी बहुत आगे ले जाएगा और तुम दोनों एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकोगे। पापा के इस बात को तो मैं पहले से ही मानती थी कि विशाल एक बहुत ही मेहनती इंसान है। मैंने उसे कंपनी में बहुत ही लगन के साथ काम करते हुए देखा है। पापा ने विशाल के बारे में जो कुछ पता किया था उसके मुताबिक विशाल के माँ बाप का मृत्यु हो गया था और वह अकेला ही अपने घर में रहा करता था। ये जानकर तो पापा और भी बेफिक्र हो गए कि उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, इसीलिए उसका सारा वक्त और प्यार मेरे लिए होगा। पापा ने एक दिन मौका देखकर विशाल से हमारे रिश्ते की बात की तो वह हैरान रह गया। मैंने और विशाल ने एक दो मुलाकातें की और हमारा रिश्ता पक्का हो गया और विशाल के कहने के मुताबिक पापा ने मेरी और उसकी बहुत अच्छे से शादी कर दी। शादी के बाद मैं और विशाल पापा के दिए हुए बंगले में आकर रहने लगे। विशाल मेरा साथ पाकर बहुत खुश था और पापा की बात बिल्कुल सच साबित हुई। विशाल ने पहले ही दिन से मेरा इस कदर ख्याल रखना शुरू कर दिया कि मैं हैरान रह जाती। उसका बस चलता तो वो मुझे जमीन पर कदम भी ना रखने देता। शादी के बाद वो कहने लगा कि तुम घर में आराम करो और दफ्तर और काम की जिम्मेदारियां मुझ पर छोड़ दो। मैं पापा के साथ मिलकर सब कुछ संभाल लूँगा। मैं बहुत वक्त से पापा के साथ जिम्मेदारियां संभाल रही थी और अब थोड़ा सुकून चाहती थी और उसने मुझे सुकून देकर खुश कर दिया। विशाल मेहनत से पापा के साथ मिलकर उनका कारोबार संभाल रहा था और मैं पूरी तरह घर गृहस्थी में लग गई। पापा पहले से ज़्यादा बीमार रहने लगे थे। उन्होंने भी सब कुछ विशाल को ही सौंप दिया। वो कभी कभार एक दफ्तर चक्कर लगा लेते और विशाल को काम करता देखकर बहुत खुश होते। उसने हमारे कारोबार को बहुत बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। दिन बहुत ही खूबसूरती से गुजर रहे थे और मैं अपनी किस्मत पर खुश थी। जब अंजू हमारी जिंदगी में आई तो हम 2 से 3 हो गए। विशाल हमेशा की तरह दफ्तर चले जाते हैं और मैं घर के कामों के साथ साथ कभी कभार अंजू के कमरे में जाकर उससे भी बात कर लिया करती थी। वो बहुत ही कम बात करती, लेकिन मुझे उसकी आदत मिजाज बहुत अच्छा लगता था। मैं जब भी उसके कमरे में जाती तो वो खामोशी से मेरी बातें सुनती रहती और कुछ ना कहती। शायद हालात ने उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाई थी और यह तकलीफ मुझे उसकी आंखों में दिखाई देती थी। मैं चाहती थी कि अंजू भी जिंदगी की तरफ लौट आए, इसलिए मैं उसे कमरे से बाहर आने को कहती रहती। एक दिन जब दफ्तर से वापस वाजिद आए तो थोड़ी ही देर बाद अंजू के कमरे से होकर मेरे पास आए और कहने लगे कि तुम अंजू के कमरे में ना जाया करो, उसे कुछ वक्त के लिए अकेले छोड़ दो। वो खुद ही अपने दुखों से निकल आएगी। उसे किसी से भी अपने दुख के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता और तुम्हारे बार बार उससे बात करने से वो परेशान हो गई है और यहाँ से जाने की बात करती है। यह सुनकर मैं परेशान हो गई कि कहीं विशाल मुझे गलत ही ना समझ ले। इसलिए मैंने उनसे कहा, क्यों, मैं अंजू के कमरे में नहीं जाऊंगी। मैं तो बस उसे ज़िंदगी की तरफ लौटता हुआ देखना चाहती थी। विशाल मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे कि मैं जानता हूँ प्रज्ञा, तुम्हारे इरादे बहुत ही साफ होंगे, लेकिन इस वक्त वो तन्हाई चाहती है, इसलिए उसे अकेला रहने दो। मैंने विशाल से वादा किया कि
मैं अब अंजू को परेशान नहीं करूँगी। वैसे भी आजकल मेरे पास बहुत ही ज़्यादा काम था। मैं रात को जल्दी सोने लगी थी और सुबह बहुत देर से मेरी आंख खुलती थी। विशाल मेरे उठने से पहले दफ्तर जा चुके होते हैं और बहुत कम वक्त में मुझे उनके लिए खाना तैयार करवाना होता और घर के कामकाज भी देखने होते। हर वक्त मुझ पर थकान सी छाई रहने लगी और मुझसे घर के काम भी ठीक से नहीं होते थे, जबकि काम तो नौकरों को करने होते थे। मैं सिर्फ नज़र रखती थी। मैं ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारने लगी थी क्योंकि थोड़ी देर में ही मैं थक कर चूर हो जाती। शादी पर मैं अपनी पुरानी मेड को अपने साथ लाई थी और मुझे उस पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने घर की जिम्मेदारी उसे सौंपी थी। अब खुद आराम करने लगी मैं कहीं भी लेटती हुई सो जाती, जबकि पहले ऐसा नहीं था। मैं सारा दफ्तर संभालती, घर भी, लेकिन कभी थकान का एहसास नहीं होता था। तबीयत इतनी अजीब रहने लगी थी कि मैं रात में कॉफ़ी पीना भी कम कर दी थी, जबकि कॉफ़ी के बगैर मैं कभी सोती नहीं थी। विशाल से मैंने यही बात कही तो वो कहने लगे कि मौसम बदल रहा है, शायद इसीलिए तुम्हें ऐसा एहसास हो रहा है। अच्छा है तुम ज़्यादा आराम किया करो। वो इतनी मोहब्बत से मुझसे बात करते हैं कि मैं सारा प्रॉब्लम भूल जाती और उनकी आंखों में देखने लगती। अब भी ऐसा ही हुआ था। मैंने अब अंजू के कमरे में जाना बिल्कुल छोड़ दिया था। वो खाना भी अकेले ही अपने कमरे में खाती थी, इसलिए मुझे उसकी शक्ल भी दिखाई नहीं देती थी। विशाल दफ्तर से घर आने के बाद ही उसके कमरे में चले जाते और कुछ वक्त उसके साथ गुजारकर वापस मेरे पास आ जाते। मुझे उनका अपनी बहन को वक्त देने पर बिल्कुल भी ऐतराज नहीं था, लेकिन एक रात नींद में से मेरी आंखें खुली तो मैंने विशाल को बिस्तर पर ना पाया और हैरान हुई कि आधी रात को वो कहाँ गए हैं। जैसे ही मैं उन्हें देखने के लिए कमरे से निकली तो मैंने विशाल को अंजू के कमरे से निकलते हुए देखा। मैं हैरान थी कि आधी रात को विशाल का अंजू के कमरे में क्या काम है, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद उसे देखने के लिए गए होंगे। मैंने विशाल को कुछ ना कहा और इससे पहले कि मेरी तरफ देखते मैं खुद ही कमरे में वापस आकर सोने के लिए लेट गई। ये सिलसिला चल निकला। अक्सर ही रात को मेरी आंख खुलती तो विशाल कमरे में मौजूद ना होते। मुझे यह बात समझ नहीं आती थी कि विशाल का आधी रात को अपनी बहन के कमरे में जाना क्यों ज़रूरी है, जबकि वह दफ्तर से आते ही अपनी बहन के कमरे में जाते हैं। मुझे विशाल के बगैर दोबारा नींद नहीं लगती थी और जितनी देर वह कमरे से बाहर रहते मैं अजीब करवटें बदल बदल कर सोती। एक रात ऐसा ही हुआ कि मेरी आंख खुली तो विशाल कमरे में मौजूद नहीं थे और मुझे दोबारा नींद नहीं लग रही थी। अंजू से मेरी मुलाकात हुए भी काफ़ी दिन हो गए थे। मैंने सोचा कि मैं अभी उन दोनों के साथ बैठ जाती हूँ। मैं अपने कमरे से निकलकर अंजू के दरवाजे तक पहुँची तो दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था और अंदर का कुछ कुछ मुझे नज़र आ रहा था। इस मंजर ने मेरे होश उड़ा कर रख दी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अपनी बहन के साथ आधी रात को विशाल ये भी कर सकते हैं। मेरे लिए अपने कदमों पे खड़ा रहना मुश्किल हो गया। अंदर से आती आवाज़ों ने तो मेरे बोलने की ताकत भी छीन ली थी। विशाल अंजू को सीने से लगाए बैठे थे और उससे प्यार कर रहे थे, पर ऐसी मोहब्बत एक बहन भाई के बीच किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। मैंने उन्हें जिस हालत में देखा वो लफ्ज़ों में बयान करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था, लेकिन विशाल और अंजू की बातों ने तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकाल दी। उनके रिश्ते की हकीकत भी पूरी तरह खुलकर मेरे सामने आ गई थी। अंजू कह रही थी कि और कितने दिन हम ऐसे ही बहन भाई होने का ड्रामा करते रहेंगे और मैं अपनी ही सौतन को अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त करती रहूंगी। मैं जब भी प्रज्ञा को देखती हूँ मेरा खून खौलने लगता है। अब मेरा दिल चाहता है कि मैं उससे हमारी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंकूं। और विशाल अंजू से कह रहा था कि इसीलिए मैंने प्रज्ञा का तुम्हारे कमरे में आना बंद करवा दिया है। मुझे यही डर लगा रहता है कि कहीं तुम गुस्से में उसके सामने कोई सच्चाई बयान न कर दो। बस कुछ दिनों की बात है, फिर प्रज्ञा और उसके बाप से हमेशा के लिए हमारी जान छूट जाएगी और यह सारी दौलत और जायदाद हम दोनों पति पत्नी के हो जाएगी। अंजू कह रही थी कि इतने दिनों से इसी बात का तो इंतजार कर रही हूँ, लेकिन आप हर रात उसके साथ उसके कमरे में होते हैं और मैं यहाँ अंगारों पर लेटती हूँ। यह सोचकर मेरा दिल जलता है कि आपने उसे अपने बाहों में ले लिया है। विशाल उससे कह रहा था कि अंजू तुम ही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो और ये सब मैंने तुम्हारे एक नई ज़िंदगी देने के लिए किया है।
तुम कब तक एक छोटे से घर में अपनी ख्वाहिशों को मारकर जीती रहती। इसीलिए मैंने हम दोनों के हक में यह फैसला मुश्किल से किया है। मेरे लिए भी किसी और औरत के साथ रहना आसान नहीं है। मैंने प्रज्ञा के बाप को हल्की में जहर देना शुरू कर दिया है और उसी की वजह से वह पहले से कहीं ज़्यादा बीमार रहने लगा है। और प्रज्ञा के कॉफ़ी के जार में भी मैंने जहर मिला दिया है। वह रोज़ाना कॉफ़ी पीकर सोती होती है और यकीनन उसके शरीर में भी जहर अपना असर दिखा रहा है। इसीलिए वो ज़्यादातर वक्त सोती रहती है। मैं भी इसीलिए इतनी आसानी से तुम्हारे पास आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो एक बार सो जाएगी तो फिर सुबह ही खबर लेगी। बस कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो, फिर प्रज्ञा और उसके बाप का किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और हम दोनों एक आलीशान बंगले में एक साथ पूरी ज़िंदगी गुजारेंगे। वो अंजू से अपनी बेतहाशा मोहब्बत का पूरी तरह इजहार कर रहा था और मैं उदासी की हालत में दरवाजे से टेक लगाए खड़ी थी। मैं कैसे यकीन कर लेती कि मेरे बाप ने जिसे सीधा साधा और शरीफ इंसान समझकर मेरे लिए पसंद किया था, वह इस कदर धोखेबाज था। विशाल के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक प्राइस बॉन्ड थी, जिसके जरिए वह अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता था। मेरे बाप को भी उसने मौत के करीब पहुंचा दिया था और वह जल्दी ही मुझसे छुटकारा पाना चाहता था। उसे बहुत अच्छी तरह मालूम था कि मेरे और मेरे बाप के मरने के बाद सब कुछ खुद ब खुद उसके हवाले हो जाएगा। इसलिए वो हमारे आगे अच्छा बनने का ड्रामा करता था। मुझे एकदम चक्कर महसूस होने लगे थे। शरीर में कमजोरी तो बहुत ही दिनों से थी, इसीलिए मैं लड़खड़ा गई। विशाल को और अंजू को मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया। जैसे ही उन दोनों की नज़र मुझ पर पड़ी तो उनके चेहरों का रंग बदल गया। विशाल को तो इस बात का पता भी नहीं था कि मैं पिछले कुछ दिनों से कॉफ़ी नहीं पी रही थी और शायद इसलिए मुझे रात के वक्त नींद नहीं आती थी, जबकि मैं सुबह कॉफ़ी पीती और सारा दिन नशे में रहती। विशाल हैरत से कहने लगा कि प्रज्ञा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो अंजू को देखने के लिए आया था। विशाल को महसूस नहीं हुआ था कि मैंने उन दोनों की सारी बातें सुन ली है और उन्हें एक साथ देख लिया है। ये सही वक्त नहीं था कि मैं विशाल को यह बताती कि मैं उसकी सच्चाई जान गई हूँ। इसलिए मैंने झूठ का सहारा लिया और विशाल से कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं उसे बुलाने के लिए आई हूँ। विशाल मरे मरे कदमों से मेरे साथ कमरे में लौट आया। सारी रात मैंने बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक कर रखा था। मैं विशाल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगी थी। मैंने दिल से उसे अपना माना था, लेकिन उसने मेरे एतबार को तबाह कर दिया था। सुबह होते ही विशाल दफ्तर के लिए निकल गया और मैंने मौका देखकर SHO साहब को फ़ोन मिलाया, जो मेरे पापा के दोस्त हैं। मैंने रोते हुए उन्हें सारी हकीकत बताई। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि वह सब कुछ ठीक कर देंगे और थोड़ी ही देर में कुछ पुलिस वालों के साथ हमारे घर चले आए और सबसे पहले अंजू को कमरे में बंद कर दिया। मेरी कॉफ़ी के जार को अपने कब्जे में लेकर उन्होंने उसका टेस्ट करवाने के लिए भेज दिया कि यह साबित हो सके कि विशाल ने मुझे जहर देने की कोशिश की है। एक लेडी कांस्टेबल को बुलाकर अंजू से भी पूछताछ शुरू कर दी गई तो वो भी किसी रट्टू तोते की तरह सच बोलती चली गई। विशाल जानता था कि मेरे पापा मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, इसलिए उसने सबसे पहले अंजू को छोड़कर एक दूसरा घर किराए पर लिया और जानबूझकर पापा के नज़रों के आगे हीरो बन गया। कुछ उसकी किस्मत रंग दिखा गई और पापा को अपने जाल में फंसाने में वह कामयाब हो गया। अंजू और विशाल ने एक दूसरे से लव मैरिज की थी और अब वह दोनों गरीबी के हाथों तंग आ चुके थे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने का फैसला किया। विशाल इस तरह आगे बढ़ गया कि उसने मेरी और मेरे बाप की जान लेने को भी मुश्किल न समझा। अंजू के बयान ने सारे मामले को इस कदर आसान बना दिया था कि SHO साहब ने फौरन ही विशाल को भी गिरफ्तार कर लिया। मैंने मुकदमा दायर कर दिया था और अपने पापा का इलाज करवाना शुरू कर दिया। उनके शरीर में काफ़ी जहर जा चुका था, जिसकी वजह से वह बिस्तर पर पड़ गए थे। आज विशाल और अंजू जेल की सलाखों के पीछे थे और अपनी लालच का अंजाम भुगत रहे थे। मैंने और पापा ने नए सिरे से कारोबार को देखना शुरू कर दिया था और हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए थे। कभी कभी कुछ लोग जैसे दिखाई देते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं होते, इसलिए अपनी बेटियों की किस्मत का फैसला करते हुए अच्छी तरह छानबीन जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।